चलिए, तो नेक्स्ट जनजाति व्यक्तित्व या ट्राइबल पर्सनैलिटी की हम बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत हम एक तो बादल भोई को देखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम बात करेंगे पेमा फाल्या पे। फिर हम बाकी जो हमारी डायनेस्टीज या वंश हैं उनकी हम बात करेंगे आगे चल के। तो सबसे पहले बात करते हैं बादल भोई पे। देखिए, एक तो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है बादल भोई जनजातीय संग्रहालय कहाँ है। तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि छिंदवाड़ा में है। और याद रखिएगा, छिंदवाड़ा में ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी है। और इसके अलावा छिंदवाड़ा की जो सबसे फेमस ट्राइब है वो क्या है, तो पातालकोट एरिया है। और पातालकोट एरिया की जो भारिया जनजाति है वो यहाँ पर काफ़ी फेमस है। आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है कि भारिया कहाँ की हैं, तो भारिया पातालकोट छिंदवाड़ा की हैं। ठीक है। छिंदवाड़ा से पांडुरना बनने के पहले छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। ठीक है। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला अब कौन है, छिंदवाड़ा नहीं है। तो शिवपुरी जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बन गया है। और शिवपुरी में भी एक बैकवर्ड ट्राइब पाई जाती है जिसे हम सहरिया। ठीक है, तो शिवपुरी की सहरिया बहुत फेमस है, ये भी बैकवर्ड ट्राइब है। छिंदवाड़ा की भारिया, और तीसरी है बैगा। तो बैगा, सहरिया और भारिया तीन अत्यंत पिछड़ी जनजातियां या बैकवर्ड ट्राइब के रूप में जानी जाती हैं। ये आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बादल भोई की बात करते हैं। इनका नाम बेटा बादल सिंह भी था। 1857 के विद्रोह में इन्होंने नेतृत्व किया और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के गोंड समुदाय के जनजातीय नेता थे। तो बादल भोई जो है वो किसके थे, गोंड समुदाय, गोंड कम्युनिटी से थे। 1824 में छिंदवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। 1857 से लेके 1859 तक इन्होंने क्या किया, तो लगभग 2 साल तक इन्होंने संघर्ष किया। और इनका जो विद्रोह का क्षेत्र था या रिवॉल्ट एरिया जो था वो छिंदवाड़ा क्षेत्र था। ठीक है, मध्य प्रदेश का। 1857 की क्रांति, जब विद्रोह पूरे भारत में फैल गया तो बादल भोई ने भी अपने फॉलोअर्स या अनुयायियों को इकट्ठा किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या किया, इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद कुशल योद्धा, तो बादल भोई एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, ब्रिटिश सेना को परेशान किया और अपनी बहादुरी और वीरता के लिए जाने जाते थे। बादल भोई का विद्रोह 1859 तक चला था, कब से, 1857 से। अंत में ब्रिटिश सेना ने उन्हें गिरफ्तार करके फांसी दे दी थी। इनके कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो आपको ध्यान रखना है। 1857 में छिंदवाड़ा का युद्ध, फिर 1858 में छिंदवाड़ा में एक सौसर तहसील है उसका युद्ध। ठीक है, फिर इसके बाद बालाघाट 1858 में, और इसके बाद मंडला का युद्ध। इस युद्ध में बादल भोई को बंदी बना लिया गया और 1859 में इन्हें फाइनली फांसी दे दी गई थी। आप मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से क्रांतिकारी हैं मध्य प्रदेश से संबंधित जिन्हें 1859 में फांसी दी गई थी, कब। ठीक है, और इसके अलावा, लेकिन वो तो 1857 में ही है। हमने कहा 1859 में किसको फांसी दी, तात्या टोपे। सिंपल सा आंसर है, 18 अप्रैल 1859 को। कितने अप्रैल, 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को क्या किया गया था, शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ठीक है, 1859 में ही बादल भोई को भी फांसी दी गई थी। तो इनके जो प्रमुख युद्ध हैं, एक है आपका छिंदवाड़ा का युद्ध। ठीक है, 1857 में इनका छिंदवाड़ा का युद्ध है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद 1858 में सौंसर का युद्ध है, 1858 में ही बालाघाट का युद्ध है, और फिर लास्ट में 1859 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, और 1859 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। कभी ऐसे कोई युद्ध पूछ लें, छिंदवाड़ा का युद्ध 1857, सौसर 1858, बालाघाट 1858। ठीक है, तो छिंदवाड़ा 57 और बालाघाट और सौंसर 58, और मंडला 1859 में फाइनली इन्हें गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। बादल भोई ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण हिस्सा थे ये, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
और युद्ध में अपना बलिदान दिया और अन्य क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने थे। ये बातें हमने कल भी पढ़ी थी। बाकी जो भी लोग 1857 की क्रांति से संबंधित हैं तो वो हिस्सा होंगे, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, चाहे फिर वो भीमा नायक हो, खाज्या नायक हो, टांट्या भील हो। ठीक है। और अन्य क्रांति का इन्होंने सबने अपना बलिदान दिया और अन्य क्रांतिकारियों के लिए ये सभी जो है वो, ठीक है, क्या होंगे आपके, तो इंस्पिरेशन होंगे या प्रेरणा स्रोत रहेंगे। अब बाकी लोगों के सम्मान में जैसे चीजें स्थापित की गई तो इनके भी सम्मान में की जाएंगी। जैसे हमने टांट्या भील के सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन को इनके नाम पे कर दिया, उसी तरीके से इनके बलिदान को याद रखने के लिए कई स्कूल, कॉलेज और सड़कों के नाम इनके नाम पर रखे गए। इसके अलावा इनके नाम पर म्यूजियम या संग्रहालय है, तो बादल भोई संग्रहालय छिंदवाड़ा इन्हीं के नाम पर है। बादल भोई आज भी मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं, ठीक है, नायक हैं, तथा उनकी बहादुरी और वीरता की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। तो वो जो इंस्पिरेशन थे, बहादुरी जो उनकी थी, वो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। तो ये थे आपके बादल भोई। तो बादल भोई का जन्म छिंदवाड़ा में हुआ। इन्होंने क्रांति 1857 से 59 के बीच में क्रांति की। इनका क्षेत्र जो है वो छिंदवाड़ा क्षेत्र था, ये याद रखना। इनके महत्वपूर्ण युद्ध तो आपको याद रखना है, कौन कौन से युद्ध थे, छिंदवाड़ा, सौसर, बालाघाट, ठीक है, मंडला। तो आपको ये ध्यान रखना है, छिंदवाड़ा का युद्ध 1857 में ही था, फिर इसके बाद सौसर और बालाघाट का युद्ध 1858 में, और उसके बाद 1859 में मंडला के युद्ध में इन्हें गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। इनके सम्मान में स्कूल, कॉलेज, सड़क, संग्रहालय, इनके नाम जो हैं वो इस पे रखे गए हैं। इनके महत्व की बात करें तो इन्होंने क्या किया, तो आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण हिस्सा थे 1857 की क्रांति का। दूसरा, कई सारी लड़ाइयों में इन्होंने भाग लिया और बलिदान देकर इन्होंने अन्य क्रांतिकारियों को प्रेरणा स्रोत के रूप में आए थे। ये चीज आप जिसमें चाहो उसमें डाल दो। बादल भोई के साथ में आप खाज्या नायक में भी डाल सकते हो, भीमा नायक में भी डाल सकते हो, टंट्या भील में भी आप डाल सकते हो, इवन आप शंकर शाह, रघुनाथ शाह, क्योंकि दे तो 1857 की क्रांति के दौरान ही प्राण रहे हैं, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। अब तात्या टोपे इसलिए नहीं क्योंकि वो ट्राइबल पर्सनैलिटी नहीं है, तो उसमें हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, बट बाकी उनके तो वो तो मतलब ऐसा माना जाता है कि उनकी फांसी के बाद 1857 की क्रांति को समाप्त मान लिया गया था। तो वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, ये हो गए आपके। अब बचते हैं एक और, पेमा फाल्या। इन पर हम और बात कर लेते हैं। तो भाई इनकी पेंटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो पेमा फाल्या आदिवासी लोक कला या बेटा ट्राइबल जो आर्ट है, ठीक है, तो आदिवासी लोक कला, सॉरी लोक कला नहीं, आदिवासी चित्रकला, तो ट्राइबल पेंटिंग्स की बात करेंगे हम। ठीक है, पिथौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो पास से पेमा फाल्या, पास से पिथौरा। और पिथौरा का कौन था, भूरी, भूरी बाई। ठीक है, तो देश ही नहीं दुनिया में इन्होंने विशेष पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, शिखर सम्मान से सम्मानित थे। इनका जन्म पेमा फाल्या का मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुआ था। इनके पिता से इन्होंने चित्र बनाना सीखा, बाद में रामलाल चेरीलाल जो थे उनसे भी प्रशिक्षण लिया, और भीलों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला के श्रेष्ठ पिथौरा चित्रकलाकार थे। ये देश के बड़े कलाकारों में शामिल थे। भील समुदाय के पहले कलाकारों में से एक जिनने कैनवास को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया था। तो अगर आप देखेंगे कि जो भील चित्रकार हैं उनमें कैनवास का प्रयोग करने वाले पहले लोगों में एक महत्वपूर्ण ये हुआ करते थे। फिर भील समुदाय के जीवन, उनके रीति रिवाजों, काम, निवास को चित्रित करने के लिए इन्होंने गहरी रेखाएं यानी डार्क लाइंस और रंगीन लहजे का प्रयोग किया है। तो इसका इन्होंने प्रयोग किया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर विषय जो देवी देवताओं, जानवरों, पौधों, प्रकृति और भीली जीवन को चित्रित किया। आप बस ऐसे समझ लो कि दैनिक जीवन में जो भी चीजें थी और भील संस्कृति की जो चीजें थी उनको इन्होंने चित्रित किया था। अब क्या है, तो देवी देवता हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, प्रकृति है, भीली जीवन है, इनको इन्होंने प्रदर्शित किया था। अब इनकी जो चित्रकला है वो कहाँ कहाँ प्रदर्शित हुई,
तो एक तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में, भारत भवन भोपाल अगर आप जाएंगे, भारत भवन की स्थापना कब हुई है? 13 फरवरी, हाँ 13 फेब 1982 को भारत भवन की स्थापना हुई। फिर मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय, तो मध्य प्रदेश जो ट्राइबल म्यूजियम है ये भी भोपाल में है, और मध्य प्रदेश जनजाति लोक अकेडमी, इन सब में इनकी पेंटिंग्स जो हैं वो प्रदर्शित की गई थी। 1980 के दशक में बेटा प्रमुखता से ये आए जब भारत भवन के कलाकार और निर्देशक जगदीश स्वामीनाथन ने जनगढ़ सिंह श्याम के साथ इनकी पहचान की और रूपंकर गैलरी के लिए उनको काम सौंपा था। तो यहाँ पर जो रूपंकर गैलरी है, अगर आपको याद हो तो भारत भवन के 6 भाग जो हमने आपको बताए थे उनमें एक था रूपंकर, तो इसका काम भी इन्हें सौंपा गया था। पिथौरा चित्रकला डायरेक्ट भी पूछा गया है, तो यह कला समुदाय में जीवन के अनुष्ठानिक पहलुओं के जुड़ी है, प्रकृति के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, अतः इसमें प्रकृति से संबंधित चित्र, घोड़े का चित्रण, इसमें दीवारों को कलात्मक रूप से सजाया जाता है। सम्मान की बात करें तो इन्हें ऑनर्स कौन कौन से, तो 1986 में शिखर सम्मान, 2017 में पेमा फाल्या को तुलसी सम्मान, 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस प्रकार पेमा फाल्या ने पिथौरा चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, और न केवल दीवारों पर वरन पिथौरा कला को कैनवास पर भी, पहले नॉर्मली क्या होता था, जैसे आपने देखा हो डार्क कलर का यूज करो, आप ट्राइबल बस्तियों में जाओगे तो आपको दिखाएगा वो मिट्टी की दीवारें होती हैं, उनके ऊपर ये चित्र जो है वो बने होते थे। ठीक है, तो कैनवास पर उतारा। उनकी अनूठी शैली, परंपरा का सम्मान और व्यक्तिगत स्पर्श उनकी कला को अविस्मरणीय बनाते हैं। ठीक है, तो हिज यूनिक स्टाइल, रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन एंड पर्सनल टच मेक हिज आर्ट अनफॉरगेटेबल। तो अब आप उसे भूल नहीं सकते हैं, ये हैं पेमा फाल्या। अच्छा, 2 मार्कर में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा 7 में भी आ सकते हैं, लेकिन व्यक्ति ज़्यादातर जो होते हैं वो 2 में आने की बहुत संभावना होती। तो अब आपने बहुत सारा पढ़ लिया, तो आपको जो ध्यान रखना है, एक तो पिथौरा चित्रकला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, भील जनजाति को इन्होंने आगे लेके आए, और कैनवास पर पहली बार करने वाले ये, क्योंकि ये दीवारों पर तो होती थी पिथौरा चित्रकला, लेकिन कैनवास पर ये लेकर आए थे। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बाकी थोड़े से सम्मान लिख देना कि 1986 में, और कुछ नहीं, शिखर सम्मान, तुलसी सम्मान, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। इतने में आपका 2 मार्कर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पिथौरा भी आपसे 2 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पिथौरा चित्रकला अनुष्ठानिक पहलुओं से जुड़ी है, मतलब डेली जीवन में जो अनुष्ठान करते हैं, देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, घोड़े की पूजा कर रहे हैं, तो इनसे जुड़ी है, प्रकृति के अस्तित्व में विश्वास करता है, तो प्रकृति के चित्र यहाँ पर हैं। ठीक है, घोड़े के चित्र यहाँ पर हैं, और दीवारों को कलात्मक रूप से सजाया जाता है। ठीक है, तो दीवार जो है उन्हें कलात्मक रूप से यहाँ पर सजाया गया है। ये तो हो गए बेटा हमारे जो क्या थे, जनजाति व्यक्तित्व थे, उनको हमने कर लिया कंप्लीट। अब एक एक करके हम लोग रियासतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको भोपाल रियासत ही पढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, मैं जान मान के वहाँ से नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि बाकी पीछे जाओगे तो थोड़ा सा आप अभी झेल पाओ या ना उस स्थिति में है। तो जो चीज़ें हमने थोड़ी ज़्यादा सुन रखी हैं पहले हम उन पर बात कर लेते हैं, फिर हम गौंड पे भी चले जाएंगे, क्योंकि गौंड में जो 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें थी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम देखें तो गौंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनसे एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। और जब हम आगे देखेंगे तो एक रानी कौन, रानी कमलापति, ये भी गौंड वंश की शासिका है, इन्हीं के नाम पे भोपाल के रेलवे स्टेशन को रखा गया, तो वो एक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा संग्राम शाह और हृदय शाह, इनको आपको और अगर हम देखें गौंडों में पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले भोपाल रियासत की, एक एक करके हम चीजें कर लेंगे। तो पहले मैंने कहा था कि हम आपको सबसे पहला काम क्या कहो, क्या हो गया,
अच्छा, उसमें नहीं है, सही कहा आपने। तो भोपाल रियासत की अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि भोपाल रियासत में कौन कौन से नवाब हुए हैं और दोस्त मोहम्मद खां का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, और फिर इनकी असफलताएं सफलताएं और जो भी इनका कंट्रीब्यूशन है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्रोनोलॉजी पर। तो देखिए, एक तो क्वेश्चन आपसे बड़ा सड़ा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, भोपाल रियासत की स्थापना किसने की? तो फाउंडर ऑफ भोपाल रियासत, तो भोपाल रियासत के जो संस्थापक हैं वो हैं नवाब दोस्त मोहम्मद खां। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1723 से 1728 तक का इनका टेन्योर था। टेन्योर से कोई खास लेना देना नहीं है, कुछ जगह जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको ऑटोमेटिकली बता दूंगा। ठीक है, फिर दोस्त, जब दोस्त आते हैं तो यार आ ही जाएंगे, तो दोस्त यार, तो दोस्त के बाद आए यार मोहम्मद खान। देखो कनेक्ट करो, जितना कनेक्ट हो जाएगा उतना आपको थोड़ा। तो दोस्त मोहम्मद खां के बाद यार मोहम्मद खां आए और 28 से 42 तक ये रहे, 1728 से 42 तक। इसके बाद यार हैं तो फैज आए फिर, तो फैज मोहम्मद खां 1742 से 1777 तक इनका टेन्योर रहा। तो देखो 1723 से 28 तक दोस्त, 28 से 42 तक यार, और उसके बाद 42 से 77 तक आपके फैज मोहम्मद खां। इसके बाद आते हैं हयात मोहम्मद खां, 19, ठीक है सॉरी 19 नहीं, 1777 से 1807 तक। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए हयात के बाद आ गए गौस मोहम्मद खां। ठीक है, तो नवाब गौस मोहम्मद खां 1807 से 27 तक है। लेकिन गौस मोहम्मद खां जो है अब यहाँ पर नाम मात्र के नवाब थे, क्योंकि आप अच्छे से देख सकते हो कि जब ये नवाब बने तो इनके समय में अब कौन आ गया, इनका वजीर, वो वास्तविक सत्ता में आ गया। तो वजीर मोहम्मद खां 1807 से लेके 16 तक इनका टेन्योर होता है। मतलब एज सच नाम के रूप में गौस मोहम्मद खां है, लेकिन वास्तव में काम कौन कर रहा है, वजीर मोहम्मद खां। और इसके बाद में नजर मोहम्मद खां आ गए 1816 से 19 में। और इसके बाद में इनकी जो बेटी थी गौस मोहम्मद खां की, कौन, कुदसिया बेगम, तो 1819 से 37 तक ये नवाब बन जाती हैं। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि 7 से 27 तक ये सिर्फ नाम मात्र के नवाब हैं, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके, पहले वजीर मोहम्मद, फिर उसके बाद नजर मोहम्मद के हाथ में आ गई। और उसके बाद में देखेंगे तो कुदसिया बेगम आई। ये आप समझ गए होंगे कि भाई कुदसिया बेगम क्या है, तो भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये कुदसिया बेगम है जो 1819 से 1837 तक इनका कार्यकाल रहेगा। और कुदसिया बेगम को ही बेटा एक और नाम दिया जाता है गौहर बेगम। तो गौहर बेगम इन्हीं को नाम दिया गया। तो जो भोपाल का गौहर महल है उसका निर्माण किसने कराया, कुदसिया बेगम ने। अभी बीच में मैं आपको कुछ मंदिर मस्जिद वगैरह बता रहा था, तब मैंने आपको कुछ बताया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया भोपाल की, भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण बताओ जल्दी से, कुदसिया बेगम ने करवाया। तो आप थोड़ा सा कनेक्ट करना, मतलब गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी स्थिति में। क्या बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले दोस्त, दोस्त छुप गए हैं, तो दोस्त को हमने यहाँ लिख दिया। दोस्त के बाद यार, यार के बाद फैज, फैज के बाद हयात, फिर गौस, गौस गैस बन के उड़ गए। तो इनकी जगह इनके वजीर आ गए सत्ता में, वजीर के बाद नजर मोहम्मद, और फिर इनकी बिटिया कुदसिया बेगम जो है ये पहली नवाब बन गई महिला। तो पहली महिला नवाब के रूप में आप किसको देखते हैं, कुदसिया बेगम को देखते हैं 1819 से 1837 के बीच में। इसके बाद आते हैं नवाब जहांगीर मोहम्मद खां 1837 से 44 के बीच में। इसके बाद में कौन आ गई नवाब, शाहजहां बेगम। तो शाहजहां बेगम दो बार नवाब बनती हैं,
पहले बनती है 1844 से 47 के बीच में, 1844 से 47 के बीच में। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये 1868 से 1901, एक लंबे समय के लिए नवाब रहती हैं कौन? शाहजहां बेगम। ये ध्यान रखिएगा, ये जो शाहजहां बेगम हैं, अगर आप इन शाहजहां बेगम को समझने की कोशिश करो तो शाहजहां बेगम जैसे ताजमहल किसने बनवाया? ठीक है, तो ताजमहल जो है वो किसने बनवाया है? शाहजहां ने। तो शाहजहां जहां जहां आए वहां ताज तो आएगा, तो भोपाल की ताजुल मस्जिद, इवन भोपाल का ताजमहल, ये किसके समय में बना है? शाहजहां बेगम के समय में बना है। तो 1844 से 7 के बीच में रही ये, और उसके बाद 1868 से 1901 के बीच में रही। इसके बाद अगर हम देखें तो 47 से 68 तक कौन रही? तो नवाब सिकंदर जहां बेगम रही हैं। ठीक है, अब देखो कुदसिया बेगम बनी, कुदसिया बेगम के बाद जहांगीर मोहम्मद आ गए, फिर से एक मेल नवाब आए, फिर शाहजहां बेगम, शाहजहां बेगम के बाद सिकंदर जहां बेगम, और सिकंदर जहां बेगम के बाद से फिर कौन? फिर से शाहजहां बेगम, क्योंकि ये 68 से 1901 तक रही। फिर इसके बाद 1901 से 26 तक सुल्तान जहां बेगम रही, और उसके बाद अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खां आ गए 1926 से 1949 के बीच में। अब आप समझ ही गए होंगे कि इनके समय क्या हुआ। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय हो गया। तो उस समय भोपाल के नवाब कौन थे? हमीदुल्लाह खां थे। पूछा जाता है कि भोपाल रियासत के अंतिम नवाब कौन थे? हमीदुल्लाह खां थे। भोपाल का जो हमीदिया हॉस्पिटल है वो किसके नाम पर है? इन्हीं हमीदुल्लाह साहब के नाम पर है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो 1901 से 26 में इनके पहले कौन? सुल्तान जहां बेगम, इनकी मैया, इनके बाद इनके लल्ला। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर आओ। ये जो शाहजहां बेगम है और सिकंदर जहां बेगम, इनके बीच में क्या संबंध है? कौन माँ कौन बिटिया? बिटिया पहले नवाब बन गई, और ऐसा ऐसा धोखा माँ के साथ। हाँ? अच्छा चलो और बताओ कि शाहजहां बेगम और इनके बीच में क्या संबंध है जहांगीर मोहम्मद के, या सिकंदर जहां, सॉरी, जहांगीर मोहम्मद कौन है? बोलिए बोलिए, देखो रिश्तेदारी। ठीक है, ये हैं इनके पति नहीं है, पिता हैं। हाँ वो ठीक है, आपका इंट्यूजन अच्छा जा रहा है। तो ये पिता हैं। तो मैया कौन सी हैं? अच्छा, बहुत लोग गलत इसलिए कर देंगे क्योंकि लगेगा अच्छा बिटिया पहले, तो पिता को लगा नहीं नहीं हम तो अपनी बिटिया को बना, पत्नी से थोड़ा वो रहता है ना यार, पत्नी शासन बन जाएगी, अच्छा बिटिया को डिक्लेयर कर दिया। तो एक्चुअल में सिकंदर जहां बेगम की बेटी हैं शाहजहां बेगम। जब ये छोटी थी, संरक्षक तो यही है नवाब सिकंदर जहां बेगम, लेकिन छोटे से टेन्योर के लिए 44 से नाम मात्र के लिए इन्होंने क्या बन गई, ये शासक बन गई। फिर 1847 से 68 यानी 1857 की क्रांति के समय भोपाल रियासत की नवाब कौन होंगी? सिकंदर जहां बेगम। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपसे। अब देखिए, आपको पता है 1842 में क्या हुआ? तो बुंदेला रिवॉल्ट हुआ। तो बुंदेला विद्रोह के समय कौन होंगे शासक? जहांगीर मोहम्मद होंगे। अब याद करो, अगर आपको याद आ रहा हो तो भोपाल के नवाब ने अंग्रेजों की मदद की थी, याद रखिएगा अच्छे से।
तो 1842 के बुंदेला विद्रोह के समय भोपाल के नवाब जहांगीर मोहम्मद खां थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय भोपाल की कौन है? सिकंदर जहां बेगम है। इनको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद 1868 से 1901 तक एक लंबे टेन्योर के लिए शाहजहां बेगम शासक रहेंगी, और उसके बाद सुल्तान जहां बेगम आ जाएंगी 1901 से 26 तक, और 26 से 49 तक आपके कौन? हमीदुल्लाह खान जो हैं वो शासक बनेंगे। जल्दी से नाम बताओ शासकों के। वो देखो, आप ध्यान रखना, आप थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाते हैं। भोपाल शहर की स्थापना, तो भोपाल शहर की स्थापना राजा भोज ने की थी। आधुनिक भोपाल की स्थापना गलत है, अब दोस्त मोहम्मद खां ने की थी, और भोपाल रियासत की स्थापना भी दोस्त मोहम्मद खां ने की थी। तो तीन बातें हैं, ध्यान रखिएगा। एक क्या कहा हमने? भोपाल शहर या भोपाल सिटी कौन है? भोजपाल नाम था ना, तो राजा भोज शहर की स्थापना। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं आधुनिक भोपाल, या हम क्या कहें, भोपाल रियासत, तो कौन हो जाएंगे? दोस्त मोहम्मद खां। इसको आपको ध्यान रखना है कि दोस्त मोहम्मद खां जो थे वो आधुनिक भोपाल के संस्थापक या भोपाल रियासत के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्रम थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्त मोहम्मद खां, यार मोहम्मद खां, फैज मोहम्मद खां। तो दोस्त, यार, फैज, इनमें तो कोई समस्या नहीं। फैज के बाद हयात। ठीक है, हयात के बाद गौस। गौस गैस बन के उड़ गए। ठीक है, तो इन्हें लगी वजीर की नज़र, तो वजीर मोहम्मद खां, और उसके बाद उनका बेटा नजर मोहम्मद खां। नजर ने इनकी बिटिया पे नजर डाली तो उनसे विवाह कर डाला। तो ऐसे ही याद रख लो। तो कुदसिया बेगम, और कुदसिया बेगम बन गई पहली महिला शासिका 1819 से 1837 के बीच में। इसके बाद नवाब जहांगीर मोहम्मद खां आ गए 1837 से 44 में। 44 से 47 में फिर से कौन अभी यहाँ? तो अब आती हैं शाहजहां बेगम, और 47 से 68 तक इनकी मां सिकंदर जहां बेगम, और फिर से इनकी बेटी शाहजहां बेगम 1868 से 1901 तक, और 1901 से 26 तक कौन? तो सुल्तान जहां बेगम, और 26 से 49 तक आएंगे आपके कौन? हमीदुल्लाह खां। ठीक है, पहले तो आप मुझे बेटा बता दो कि यहाँ तक की क्रोनोलॉजी में कहीं कोई समस्या हो किसी को, तो आप बोल दीजिए। जल्दी से बताइए बेटा, क्या क्या बोला मैंने? दोस्त मोहम्मद खां, ठीक है, 1723 से 28 तक। दोस्त के बाद यार मोहम्मद खां 28 से 42 तक। फिर फैज मोहम्मद खां 1742 से 1777 तक। फिर दोस्त हो गए, यार हो गए, फैज हो गए, फिर हयात आए। तो ठीक है, तो हयात जो है वो 1777 से 1807। फिर इसके बाद आ गए गौस मोहम्मद खां। गौस गैस बन के उड़ गए क्योंकि वजीर आ गया। तो 1807 से 27 तक रहे जरूर, बट इनके टेन्योर में पहले वजीर मोहम्मद खां बन गया वास्तविक शासक या नवाब, तो 1807 से 16 तक। इसके बाद नजर मोहम्मद खां 1816 से 19 तक। इसके बाद 1819 से 37 तक आपकी बनी कुदसिया बेगम, भोपाल की पहली महिला नवाब। और 37 से लेके 44 तक जहांगीर मोहम्मद, 44 से 47 तक शाहजहां बेगम, 47 से 68 तक सिकंदर जहां बेगम,
68 से 1901 तक फिर से शाहजहां बेगम, और 1901 से 26 तक सुल्तान जहां बेगम, और फिर 1926 से 49 तक हमीदुल्लाह खां। इनके बीच में जो जो घटनाएं हो रही हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। जैसे एक घटना है 1842 का बुंदेला विद्रोह के समय कौन? जहांगीर मोहम्मद। 1857 की क्रांति के समय कौन? सिकंदर जहां बेगम। भारत की स्वतंत्रता के समय कौन? हमीदुल्लाह खां। इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किसी भी तरीके की गलती नहीं करनी है। फिर एक है भोपाल की संधि, ट्रीटी ऑफ भोपाल। अब बताओ कब हुई थी और किसके बीच हुई थी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोलिए भाई लाइव क्लास वालों, जल्दी बोलो। सब चुप हो जाती है जनता, कुछ बोलती नहीं है अगर नहीं बताना है तो बोलो जल्दी से। नहीं हुई थी, बताइए भाई। भोपाल की संधि का, भोपाल की संधि नहीं सुनी है आपने? अच्छा, बताओ। दुरई सराय की बता दो फिर। क्या क्या हुआ था 1737 में? वो तो भोपाल का युद्ध है। ठीक है चलो, भोपाल के युद्ध के बाद दुरई सराय की संधि हुई थी, वो तो अलग है। ठीक है, वो निजाम और मराठों के बीच है, उसको हम पढ़ेंगे अलग से। किन के बीच है? निजाम और मराठे। निजाम मतलब बेसिकली कहें तो हैदराबाद के निजाम, और मराठों में कौन? तो बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, इनके बीच जब बाजीराव फर्स्ट ने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया था और उनसे भी चौथ वसूल के ले आए थे, तो उसके बाद इन्होंने हैदराबाद के निजाम से कहा था जरा देख लो बाजीराव प्रथम को। तो जब ये देखने आए तो पता चले कि इन्हें भी औंधे मुंह गिरा दिया। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि बाजीराव प्रथम के साथ में होलकर, मल्हार राव होलकर भी थे। ठीक है, सिंधिया भी थे, भोसले भी थे, इन सब ने इनको साथ दिया था और बुरी तरीके से किनको हराया था? हैदराबाद के निजाम को हराया था। ठीक है, भोपाल का युद्ध कहलाता है ये। 1737 में भोपाल का युद्ध हुआ था हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच में। 1737 में, नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको ये याद रखना है कि इस युद्ध के बाद में जो संधि होती है वो कौन सी संधि होती है? तो दोरई सराय या दुरई सराय की संधि होती है भोपाल के युद्ध के बाद। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अब अगर आप देखोगे कि 1737 में है कौन, तो निश्चित रूप से कौन है? यार मोहम्मद खां है, अगर हम टेन्योर वाइज बात करें तो। और यार मोहम्मद खां किसका साथ देंगे? मराठों का या निजाम का? निजाम का ही साथ देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो हम बात कर रहे हैं जिसे हम भोपाल की संधि या एंग्लो भोपाल संधि कहते हैं, वो हुई थी 1818 में। हाँ जी, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कब हुई है? 1818 में। तो ये जो भोपाल की संधि है, या इसे क्या कहते हैं? एंग्लो भोपाल ट्रेटी। तो आंग्ल भोपाल संधि जो है, अंग्रेजों और भोपाल के बीच में जो संधि हुई है, अब अंग्रेज और भोपाल भोपाल है तो भोपाल की संधि, तो ये हुई है 1818 में। तो नवाब कौन होंगे? नजर न लगे भोपाल को, तो नजर मोहम्मद खां के समय एंग्लो भोपाल ट्रीटी जो है वो रहेगी। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है।
तो इतनी क्रोनोलॉजी को आप बहुत अच्छे से दिमाग में बसा लीजिए। तो सबसे पहले दोस्त मोहम्मद खां, यार मोहम्मद खां, फैज मोहम्मद खां, हयात मोहम्मद खां, गौस मोहम्मद खां, वजीर मोहम्मद, ठीक है। वजीर के बाद में नजर मोहम्मद, नजर के समय भोपाल को नजर लग गई, कुदसिया बेगम, जहांगीर मोहम्मद, इसके बाद शाहजहां बेगम, फिर इनकी माँ सिकंदर जहां बेगम, फिर से शाहजहां बेगम, और उसके बाद सुल्तान जहां बेगम, और उसके बाद हमीदुल्लाह। अच्छा, ऐसे सुल्तानिया हॉस्पिटल इन्हीं के नाम पर था, तो मैया के नाम पे सुल्तानिया और बेटा के नाम पे हमीदिया, अब दोनों एक ही जगह पहुंच गए हैं। पहले सुल्तानिया हॉस्पिटल यहीं हुआ करता काली मंदिर के पास में, तो ये ऐसे समझ लो। तो पहले माता आएंगी फिर बेटा आएंगे, तो अच्छा यहाँ नहीं करना है ऐसा, अगर ये कॉन्सेप्ट वहां लगाया तो गलत हो जाएगा। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी क्रोनोलॉजी थोड़ी बहुत याद हो गई होगी, और नहीं हुई है तो दिमाग को दौड़ाओ, बादाम खाओ और याद रखो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम आ जाते हैं पहले नवाब साहब दोस्त मोहम्मद खां पे। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, थोड़ा सा सुन लीजिए। तो दोस्त मोहम्मद खां का जन्म अफगानिस्तान के नगर खैबर के तीराह दर्रा क्षेत्र में मिर्जई खेल कबीले में हुआ था। तो ये कहाँ से थे? एक तो अफगानिस्तान से थे, और किससे थे? मिर्जई खेल कबीले से। कौन थे मिर्जई खेल कबीले से? दोस्त मोहम्मद खां। इनके पिता का नाम नूर मोहम्मद खां था। ठीक है, 1696-97 में दोस्त मोहम्मद खां अफगानिस्तान से भारत आ गया। 1697 में ये भारत आया। 1704 में मुगल सम्राट, अब देखो आप अच्छे से जानते हो 1707 तक औरंगजेब था, तो 1704 में भी औरंगजेब होगा, क्योंकि 1658 से ही औरंगजेब चला आ रहा है। तो 1704 में ये औरंगजेब से मिलते हैं, दिल्ली आते हैं, और मीर फजलुल्लाह की सेना में शामिल हो गए। किसकी सेना में? मीर फजलुल्लाह की सेना में शामिल हो गए। 1704 में जब औरंगजेब के गवर्नर तरजी बेग ने औरंगजेब का विरोध किया, तो दोस्त मोहम्मद खान ने औरंगजेब के आदेश पे तरजी बेग से युद्ध किया, और तरजी बेग को हथियार डालने पर विवश कर दिया। मौका मिल गया इन्हें दोस्त मोहम्मद खान को औरंगजेब का दोस्त बनने का। 1707 में औरंगजेब की हो जाती है डेथ। अब मुगलों का होगा पतन, डिक्लाइन। दोस्त मोहम्मद खान ने कहा चलो अब क्या रखा दिल्ली में, तो मालवा की तरफ आ गए। तो मालवा आए, और मालवा आकर सीतामऊ के राजा के यहाँ नौकरी कर ली। अच्छा, भाग्य का धनी देखो कि सीतामऊ से नौकरी छोड़कर ये मंगलगढ़ आ गया, और मंगलगढ़ के ठाकुर आनंद सिंह सोलंकी के यहाँ नौकरी करने लगा। देखो अब ध्यान रखना, सबसे पहले ये कहाँ गया? औरंगजेब के दरबार में गया, फिर औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद ये मालवा आया, मालवा में आकर ये सीतामऊ के राजा के यहाँ नौकरी की, सीतामऊ की नौकरी छोड़कर फिर मंगलगढ़ आया, ठाकुर आनंद सिंह सोलंकी के यहाँ नौकरी की। आनंद सिंह सोलंकी दिल्ली रवाना होते हुए राज्य का भार दोस्त मोहम्मद खां को सौंप गए। अब भैया इनकी हो गई डेथ, आनंद सिंह सोलंकी की। बधाई हो, भार पूरा हमने ले लिया, कोई भार नहीं, हमें तो मजे आ गए। तो इनकी मृत्यु के बाद संपत्ति दोस्त मोहम्मद को मिल गई, जिसमें दोस्त मोहम्मद खां की शक्ति में वृद्धि हुई। पूरी रियासत मिल गई आपको। किसकी रियासत मिल गई इन्हें? ठीक है, मंगलगढ़ की बैरसिया के समीप। ठीक है, भोपाल के आसपास गिन्नौरगढ़ बाड़ी में गोंड राजाओं का शासन था। गिन्नौरगढ़ वैसे भी गोंडों की राजधानी हुआ करती थी ये। तो गिन्नौरगढ़ में शासन करते थे निजाम शाह। अब ध्यान रखना, ठीक है। तो गिन्नौरगढ़ में कौन? निजाम शाह। और निजाम शाह कौन? तो रानी कमलापति के पति। रानी कमलापति के जो पति थे निजाम शाह, ये गिन्नौरगढ़ में शासन करते थे। क्या? वो गोंडी थे, वो नाम था मुस्लिम। ठीक है। अब क्या हुआ कि निजाम शाह का जो भतीजा था आलम शाह या चैन शाह,
तो इस आलम शाह या चैन शाह ने गिन्नौरगढ़ पे अधिकार करना चाह रहा था। अब देखो कहाँ बाड़ी बरेली, बाड़ी समझ रहे हो ना, बरेली वाला उदयपुरा वाला, वहां भतीजा शासन कर रहा था आलम शाह चैन से, लेकिन नहीं, चाचा को चैन से नहीं रहने देंगे, हम तो चैन से हैं, तो चाचा की हत्या कर दी। 1716 में गिन्नौरगढ़ के राजा, ठीक है, निजाम शाह की हत्या उसके भतीजे आलम शाह या चैन शाह ने कर दी, और निजाम शाह की मृत्यु के बाद आलम शाह ने गिन्नौरगढ़ पर कब्जा कर लिया। अब ऐसे बोलते हैं ना, अब तेरा क्या होगा कालिया, नहीं, अब आपका क्या होगा मैडम, रानी कमलापति। अब पति की हत्या कर दी तो रानी थी, छोड़ेंगी तो नहीं, तो अब इन्होंने क्या किया, अब रानी कमलापति जो है 12 वर्षीय बालक नवल शाह। अब देखो ध्यान रखना, रानी दुर्गावती के बच्चे कौन थे, वीर नारायण, और पति कौन थे, दलपत शाह, उनको अलग रखना। अब देखो वंश एक ही है, रानी वो भी तो गौंड वंश की थी रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती के पति दलपत शाह की मृत्यु के बाद वीर नारायण के बिहाफ में रानी बनी थी दुर्गावती। यहां पर रानी कमलापति के पति निजाम शाह की हत्या किसने की, आलम शाह या चैन शाह ने कर दी। इसके बाद अब ये अपने बेटे नवल शाह के साथ भोपाल महल में इन्होंने शरण ली, और किससे सहायता मांगने की गलती कर दी, दोस्त मोहम्मद खां से। अब दोस्त मोहम्मद खां ने गिन्नौरगढ़ पर, कौन थे, आलम शाह चैन शाह, अब इन्हें बेचैन कर दिया, तो आलम शाह चैन शाह की हत्या कर दी। ठीक भैया, यानी अब गिन्नौरगढ़ अगर देखा जाए तो किसके कंट्रोल में, दोस्त मोहम्मद खां ने भोपाल राज्य पर कब्जा करने के इरादे के कारण कमलापति ने जल समाधि ले ली, क्योंकि इन्हें लगा कि अब ये हमें नहीं छोड़ेगा। अब मुद्दा क्या था, ठीक है, बेसिकली इनने संधि की थी दोस्त मोहम्मद खां से कि हम आपको पैसे देंगे, अब इनके पास पैसे हों तब तो दें, लेकिन वो तो और ज्यादा आगे बढ़ गया दोस्त मोहम्मद खां, उसे लगा पूरा राज्य ले लो, पैसे लेने से क्या होता है। तो इन्हें लगा कि ये इनके ऊपर कब्जा कर लेगा, सब कुछ हो जाएगा, तो यहीं पे कमला पार्क जो है वो रानी कमलापति के ही नाम पर है, पीछे जो छोटा तालाब है उसमें इन्होंने जल समाधि ले ली थी, वहीं पे रानी कमलापति की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, अब दोस्त मोहम्मद खां की बाकी कहानी में वापस आते हैं। तो 6 जुलाई 1722 को दोस्त मोहम्मद खां ने भोपाल में फतेहगढ़ किले की नींव डाली और नवाब की उपाधि धारण की और स्वतंत्रता पूर्वक काम करना शुरू कर दिया। फतेहगढ़ का किला किसने बनवाया, नवाब दोस्त मोहम्मद खां ने। फतेहगढ़ का किला, गौहर महल के पीछे जो बिल्डिंग दिखाई देती है वो फतेहगढ़ का किला ही है। अच्छा, हमारे एक पहचान के हैं, तो वो बोले हमारी जो शॉप है उनकी बहुत अच्छी एक, तो बोले अब हम फतेहगढ़ शिफ्ट हो गए, अब एक फतेहगढ़ दिल्ली में भी है। तो हम थोड़े सस्पिशियस हुए, हमने कहा ठीक है, बोले आइएगा जरूर। अब और ज्यादा, मतलब अब देखो सामने वाला तो लंदन शिफ्ट हो जाए तब भी वो बोल ही सकता है बोलने को, तो हम थोड़े डाउट में थे कि थोड़ा ही दूर है। जब उनने ऐसे बोला तब तो अब और मतलब कंफ्यूजन क्या था, अब तो भैया ऐसा लगा यार दिल्ली इतनी बगल में कब हो गई, वो तो दिल्ली शुरू से ही दूरस्थ है निजामुद्दीन औलिया के समय से। तो अब हमने कहा यार फतेहगढ़ कहीं और है, मतलब ये कुछ और ही बोल रहे हैं। फिर देखा, थोड़ा कार से घूमे घामे तो पता चला कि फतेहगढ़ तो यही है, मतलब जहाँ उनकी शॉप थी, वो जो उनका शोरूम था वहां से आधा किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने एक और ओपन किया था, मैंने कहा ये फतेहगढ़ है। हम दिल्ली पहुंच गए थे अपने दिमाग में, तो दिल्ली नहीं जाना, भोपाल में ही रहना है, ठीक है। तो फतेहगढ़ का किला बनाया, नवाब की उपाधि धारण की 1722 में, और फाइनली जगदीशपुर को जीत लिया इन्होंने, उसको राजधानी बनाया और उसका नाम इन्होंने रख दिया इस्लाम नगर। हाँ जी, ठीक है, इस्लाम नगर में किला इला बना हुआ है। तो इस जगदीशपुर को इन्होंने क्या कर दिया, इस्लाम नगर बनाया। फिर आपने सुना होगा अभी मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया कि इस इस्लाम नगर को फिर से इसका नाम क्या दे दिया, जगदीशपुर दे दिया। बोले बहुत हो गई इस्लाम नगर, वापस आ जाओ।
13 मार्च 1723 को हैदराबाद के निजाम ने इस्लाम नगर के किले को घेरा। अब फिर से आ गए हैदराबाद के निजाम। तो दोस्त मोहम्मद खान ने कहा भैया हम आत्मसमर्पण सरेंडर आत्मसमर्पण कर देते हैं, और अपने पुत्र को निजाम के यहाँ यर्गमाल के रूप में, यर्गमाल मतलब एक गिरवी होता है, के रूप में रख दिया। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया पैसे नहीं है तब तक आप क्या करो, हमारे बेटे को रख लो। अब भोपाल पहुंचकर निजाम जिस स्थान पर रुके थे वही स्थान कहलाता है निजाम की टेकरी। तो जो हैदराबाद का निजाम जहां रुका था वो हो गई टेकरी, अब टेकरी में ही रुकेंगे। यह इस्लाम नगर किले के निकट है। फिर भोपाल के पहले नवाब दोस्त मोहम्मद खां को मुगल शासक फर्रुखसियर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। वैरसिया में दोस्त मोहम्मद खां की बनवाई मस्जिद में नूर मोहम्मद खां को दफन किया गया। इस मस्जिद पर 1715 का शिलालेख क्या है, बना हुआ है। और इसके बाद आपको पता है कि कौन आ जाते हैं दोस्त के बाद, यार मोहम्मद खां 1728 से 42 के बीच में रहे। और आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले इन्हें इनके पिता ने यर्गमाल के रूप में किसको रखा था, इन्हीं को रखा था 1726 में। दोस्त मोहम्मद खां की मृत्यु के बाद में ऐसा माना जाता है। इनकी मृत्यु पे बहुत सस्पेंस है, और 26 में मर गए तो 28 तक शासन कैसे किया हम आज तक नहीं समझ पाए इस बात को। तो इन्हें मरने दो। यार मोहम्मद खां इनके बाद नवाब बन गए, बात खत्म। यर्गमाल समझ लो, ये 2 मार्कर में कभी आता है। तो राजवंश का वह व्यक्ति जो किसी की ओर से दूसरे राजा को जमानत में दिया जाए ताकि वह राजा अपनी प्रतिज्ञा भंग ना करने पड़े। ठीक है, जैसे क्या हुआ, अब निजाम ने हमला किया, इनने कहा सरेंडर साहब। बोले ऐसे सरेंडर से क्या होता है, हमें धन दो। तो बोले पैसे बाद में दे देंगे, हम अपना बेटा रख देते हैं। अच्छा, ऐसे किस्से इतिहास में बहुत हैं। ऐसे ही आपको पता है मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने अपने बेटे रखे थे, हाँ, कॉर्नवालिस के पास, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, तो यरगमाल क्लियर हुआ। राजवंश का वह व्यक्ति जिस किसी की ओर से दूसरे राजा को जमानत में दिया जाए ताकि वह राजा अपनी प्रतिज्ञा भंग ना कर सके। तो ये थी आपकी दोस्त मोहम्मद खां और यार मोहम्मद खां तक की कहानी। ठीक है, इसमें कोई समस्या किसी को, जल्दी बोलो फटाफट, हाँ या ना में से एक जवाब दो और आगे बढ़े। नहीं है? अब बात करते हैं, अब आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, क्वेश्चन पर आते हैं थोड़ा, कि दोस्त मोहम्मद खां पर एक टिप्पणी कीजिए, राइट ए कमेंट ऑन दोस्त मोहम्मद खां। ठीक है, तो दोस्त मोहम्मद खां एक अफगान सरदार था, कमलापति से मिले थे, स्वतंत्र भोपाल रियासत की स्थापना की, इस्लाम नगर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। भोपाल रियासत की स्थापना तो औरंगजेब के आदेश पर ग्वालियर क्षेत्र पर आक्रमण किया, सेनापति कस्बो खां को पराजित किया, इन सब से मतलब नहीं है, कमजोर हो गई थी मुगल सत्ता। मालवा में आए, मालवा के बाद आपको पता है कौन, मंगलगढ़ में उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद इन्हें सत्ता मिल गई थी। तो दोस्त मोहम्मद खान ने भेलसा, भेलसा मतलब विदिशा के शासक मोहम्मद फारूक को पराजित किया। अम्बापानी, सांची, महलपुर, गुलगांव, सीहोर आदि संपूर्ण क्षेत्र पर इसने अधिकार कर लिया। मालवा के सूबेदार दया बहादुर से युद्ध कर अपने राज्य को सुरक्षित किया। अब ये दया बहादुर कौन, तो मुगलों के सूबेदार हुआ करते थे, इनको भी हरा दिया। अंत में रानी कमलापति के बाद इन्होंने जल समाधि ले ली, संपूर्ण भोपाल क्षेत्र की वैधानिक स्वीकृति मिली, इन्हें नवाब की उपाधि धारण की। अब स्थापत्य में देखें तो इन्होंने कलिंदरी मस्जिद, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, ये सबसे छोटी मस्जिद भी है, 2.5 सीढ़ी, 2.5, ठीक है, भोपाल में ही है। भोपाल राज्यों में सड़कों का निर्माण कराया, फतेहगढ़ का किला अभी बताया था। मुस्लिम परंपराओं हेतु भोपाल में कब्रिस्तान का निर्माण, मकबरे बनवा दिए। इस प्रकार प्रारंभिक चरण में दोस्त मोहम्मद खान ने मध्य भारत में एक मुस्लिम भोपाल रियासत की स्थापना की, जिसे आगे आने वाले सुल्तान शासिकाओं ने स्वर्ण काल में परिवर्तित कर दिया था। तो ये तो थे दोस्त मोहम्मद खां पर, जिसमें अब जैसे दोस्त मोहम्मद खां को आपको अगर ऐसे लिखना है शॉर्ट शॉर्ट में, तो किसको पराजित किया था इन्होंने,
देखो एक तो रानी कमलापति, वो तो वैसे ही जल समाधि ले ली। उससे पहले किसको मारा था? भतीजे को। अब भतीजा कौन? तो आलम शाह या चैन शाह को मारा। ठीक है, आसपास के सारे भेलसा के राजा को हरा दिया, तो फारूक को। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, भोपाल रियासत के शासकों का स्थापत्य कला में योगदान। तो दोस्त मोहम्मद खां में आपने पढ़ ही लिया, बाई लिख गई ढाई की जगह, वाह। बाई सीढ़ी मस्जिद, बाई स्टेयर, हे भगवान। फतेहगढ़ का किला और ढाई सीढ़ी मस्जिद आपको ध्यान रखना है। कुदसिया बेगम की जामा मस्जिद याद रखना है, जहांगीर मोहम्मद के समय में। अब चूंकि बाद में कौन बनी, गौहर बेगम बनी थी। जहांगीराबाद, नूरबाग, सिकंदर बेगम में मोती महल, शाहजहां बेगम। ये, अरे तो शुरू में नवाब कौन थे? कुदसिया बेगम के कौन है ये? ठीक है, तो इनके ही समय में शुरुआती स्थिति में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गौर महल मैंने आपको स्पष्ट पढ़ाया है कि आंसर आपको बेगमों में कुदसिया बेगम ही करना है या गौहर बेगम, उन्हीं का है। फिर शाहजहां बेगम के समय ताजुल मस्जिद, अलेक्जेंड्रिया विद्यालय, भोपाल का ताजमहल। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं। हम आगे भी आर्किटेक्चर आपको पढ़ाएंगे, बट आपको डायरेक्ट आर्किटेक्चर आए तो आपको बस किन के साथ में क्या, तो शाहजहां बेगम, ताजुल मस्जिद, अलेक्जेंड्रिया, भोपाल का ताजमहल। इसके अलावा सिकंदर जहां बेगम, तो कौन थी ये? शाहजहां बेगम की मैया। ठीक है, तो मोती महल। इसके अलावा, ठीक है, अब जैसे आप तो सीधा करो, कुदसिया बेगम के समय कर दो गौहर महल, काम खत्म। कंफ्यूजन रखने से कोई मतलब नहीं है। जहांगीर मोहम्मद, तो जहांगीराबाद बनवा दो इनसे। ठीक है, नूरबाग मस्जिद, ये मैं अलग ही कर दूंगा, नहीं तो पता चले गलत कर दो। जामा मस्जिद, ठीक है। फतेहगढ़ का किला, ढाई सीढ़ी मस्जिद किसकी है? आपको ये ध्यान रखना है। तो भोपाल रियासत के शासकों ने स्थापत्य कला में विशेष योगदान दिया, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो राजपूत, अफगान, मुगल और पाश्चात्य शैली का प्रभाव है। चार बाग शैली, चार पिलर खड़े कर दो, बीच में पानी वानी, तो ये सब बन जाता है। इसके समय के स्थापत्य में लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया, मेहराब और गुंबदों का प्रयोग। आप तो बस ऐसे याद रख लो, बस एक ताजुल मस्जिद देख लो, बड़े बड़े गुंबद बने हैं, तो आपके दिमाग में बनी रहेंगी चीज़ें, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि भोपाल के शासकों का स्थापत्य में या आर्किटेक्चर में क्या योगदान था। ठीक है, इतना हो गया। इसके आगे का भोपाल अब कल देखेंगे, आज नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले एक काम जो करिएगा, एक तो ये 1726 में ने मरवाना मत, और मरवा दिया तो 28 तक शासन नहीं करवाना, एक। दूसरा, कौन सी मस्जिद, गौहर महल को गौहर बेगम या कुदसिया बेगम पे ही रहने देना, नहीं तो गलत हो गया तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा आज आप पढ़ना नहीं चाहेंगे, और अगर इच्छा हो तो आगे बढ़ें। ठीक है, चलो, ये हुई कहानी आपकी थोड़ी सी भोपाल रियासत से संबंधित।